नमस्कार, में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरत्तर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बुलेटिन की शुरुआत उसी बड़ी खबर से करते हैं। 17 मार्च को मोदी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। जी हां, 17 मार्च को मोदी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक वैसे मंत्री जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है उन पर गाज भी गिर सकती है। और वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश से शामिल कुल मंत्री मोदी कैबिनेट से हटाए जा सकते हैं। और इसके अलावा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के भी गोवा में सीएम बनने के बाद रक्षा मंत्री का पद खाली हो जाएगा। और साथ ही यूपी में राजनाथ सिंह के भी सीएम बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि 2017 के अंत में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों के चेहरे को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साल के अंत में आपको बता दें कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश समेत मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में गुजरात से किसी चेहरे को शामिल किया जा सकता है। तो 17 मार्च को मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक उपाध्याय जुड़ रहे हैं। दीपक, किन किन चेहरों को जगह मिल सकती है मोदी कैबिनेट में? अब देखिए, ये अभी नाम बताना, अभी नामों के बारे में डिस्कशन शुरू हो चुका है सरकार के भीतर, और लेकिन ये कौन कौन से होंगे ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि यूपी में कुछ ऐसे मंत्री थे सरकार में जिनका परफॉर्मेंस ना तो सरकार के भीतर रहते हुए बेहतर था और ना ही जब चुनावों में गए उस दौरान उनकी कोई बहुत ज्यादा मदद मिल पाई। ऐसे मंत्री जो है उनके ऊपर गाज गिर सकती है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे जो राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं और जहां का प्रतिनिधित्व अभी सरकार में बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां के लोग शामिल किए जा सकते हैं। और जो जगह अभी बनी है, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा के नए सीएम होने जा रहे हैं, तो वो जगह की भरपाई भी की जाएगी। और साथ ही साथ चूंकि अब ज्यादा वक्त रहा नहीं है 2019 के चुनाव में, तो ऐसे में जो डिलीवरी जो है, जो अपने वादों की कमिटमेंट का जो डिलीवरी है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो ऐसे लोगों को शामिल किया जा सकता है सरकार के भीतर, जो कि ज्यादा बेहतर तरीके से सरकार के कामकाज को समझते हैं और उसको कराने में मदद कर सकते हैं। तो एक बड़ा रिशफल एक होने की तैयारी है। 17 तारीख अभी जो सूत्र बता रहे हैं 17 हो सकती है या 20 भी हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट फ्यू डेज में एक बड़ा डिसीजन सरकार करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन सबकी नजरें जिस पर रहेंगी दीपक, उसके बारे में क्या चर्चा है? रक्षा मंत्री के पद का दावेदार कौन होगा? और अगर राजनाथ सिंह की जगह भी खाली हो जाती है तो फिर गृह मंत्रालय किसके पास जा सकता है? देखिए, ये सवाल अभी सवाल ही है, इनके जवाब तो अभी जो टॉप लीडरशिप है, खुद मोदी और अमित शाह मिलके बैठ के तय करेंगे। और उसके बाद जो चर्चा जो पार्टी के भीतर होगी वो होगी। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि चूंकि ऐसी सिर्फ बात चल रही है कि जो राजनाथ सिंह है, जो गृह मंत्री हैं, वो यूपी जा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा जो सूत्र है वो बता नहीं रहे हैं, क्योंकि एज अ गृह मंत्री उनका कामकाज संतुष्ट करता है। और जो बहुत सारे काम है वो एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं गृह। और साल के अंत में जिन राज्यों में चुनाव होने, जैसा कि कहा जा रहा है कि उनसे भी जो है कुछ चेहरे सामने आ सकते हैं और कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, तो गुजरात से, हिमाचल प्रदेश से, इन राज्यों से किन चेहरों को शामिल किया जा सकता है? लगता है दीपक से हमारा संपर्क टूट गया है। तो बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 17 तारीख को कैबिनेट विस्तार जो है वो संभव है। और बहरहाल आपको ये भी बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी होली के बाद 16 मार्च को फैसला होगा। आज दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। यूपी में सीएम पद का नाम तय करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय और अनिल जैन को ऑब्जर्वर बनाया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे है। अब सीएम के नाम का फैसला 16 मार्च को होगा। और उधर गोवा की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। 13 विधायकों वाली पार्टी बीजेपी ने गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी ने 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इनमें बीजेपी के 13 विधायक हैं, जबकि 3 विधायक एमजीपी के
3 गोवा प्रोग्रेसिव पार्टी के और 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का बीजेपी ने दावा किया है। तो गोवा के अगले सीएम बनेंगे मनोहर पर्रिकर। अब ये तय हो चुका है और रक्षा मंत्री के अपने पद से वो इस्तीफा भी दे देंगे। कि जो मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड के तरफ से माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैंने कहा कि मैं इसमें जो अधिकार दिया उससे आप अभी आगे जाइए और ये पत्र लेकर मनोहर पर्रिकर जी, उनके साथ हमारे सभी एमएलए, बीजेपी के, एमजीपी के एमएलए, गोवा फॉरवर्ड के एमएलए, सुदीन ढवलीकर, विजय सरदेसाई, सब मिलकर गवर्नर से मिले और वहाँ 21 सदस्यों के साइन था और उसके साथ साथ उनके समर्थन के पत्र हमने माननीय गवर्नर महोदय को दिए। पर्रिकर जी से चर्चा करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि पार्टी जो भी उचित निर्णय करती है पार्टी के हित में है, वो कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं और गोवा के लिए इस समय अगर मेरी जरूरत है तो मैं डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़कर भी गोवा में आकर भी काम करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद में ये बात मैंने हमारे अध्यक्ष जी को कन्वे की और आज सुबह ही हमारे पार्टी में हमारे विधानमंडल के जो सदस्य थे उन्होंने पर्रिकर जी के बारे में एक प्रस्ताव भी पास किया और उनके नेतृत्व में आगे जाना चाहिए, इस आशय का प्रस्ताव पास हुआ। और इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रताप नायक जुड़ रहे हैं। प्रताप, वहां पर गोवा में जो है बीजेपी ने अब हैट्रिक मार दी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड और अब यहां पर गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश हो दिया, तो हैट्रिक ही है। जी हाँ, कल से जब रिजल्ट आए थे तब से गोवा में किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर चर्चा जोर से शुरू थी, लेकिन कल रात को ही गडकरी जी 3 बजे गोवा में आए। उसके बाद कल रात को भी उन्होंने और अनेक लोगों से संपर्क किया, चर्चा किया। आज दिन भर जो गोवंतकवादी पार्टी है उनसे बात किया, उसके बाद गोवा फॉरवर्ड वाले के साथ बात किया और जो इंडिपेंडेंट 3 लोग हैं उनसे भी बात किया। इन सबको मिला के इनको सबको समझाया कि गोवा के विकास के लिए आपको हमारे साथ आना चाहिए, ऐसा आह्वान गडकरी जी ने किया। उसके बाद जाकर ये सब लोगों ने कहा कि अगर हम लोग आपके साथ आएंगे तो हमें चीफ मिनिस्टर के यहाँ पर मनोहर पर्रिकर चाहिए, उनको दिल्ली से वापस गोवा भेज दो, ऐसी उन्होंने मांग रखी। इस मांग को लेकर गडकरी जी ने पीएम जी है उनसे बात किया, अमित शाह जी से बात किया और उसके बाद उन्होंने मनोहर पर्रिकर को गोवा का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। कुल मिला के जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी है उन्होंने पूरी शर्त रखी थी कि आप अगर मनोहर पर्रिकर को गोवा में ला रहे तभी जाकर हम लोग आपका समर्थन देंगे। इसलिए गोवा के सीएम के पद के उम्मीदवार मनोहर पर्रिकर बन गए हैं। बिल्कुल, देखो गोवा के पद के सीएम के उम्मीदवार जो है वो मनोहर पर्रिकर बन चुके हैं, यानी कि उनका सीएम बनना अब लगभग तय हो चुका है। बहरहाल अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में महाजीत का जो आज महाजश्न मनाया गया, उसकी तस्वीरें। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी का किस तरह से स्वागत किया, कैसे जो है आज दिल्ली में पीएम मोदी की विजय यात्रा निकाली गई। सबके लिए होती है और सबको सांस लेकर के चलने के लिए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भारी जीत के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर दिल्ली में पहुंचे 11 अशोक रोड पर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वो रूबरू भी हुए। बीजेपी की जीत के लिए उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह समेत हर एक बीजेपी कार्यकर्ता को बधाई दी, लेकिन साथ ही ये नसीहत भी थी कि फलों से लदा वृक्ष झुका होता है। इसके रंग में पूरा उत्तर प्रदेश रंग गया, जिसने
जिसने पूरे यूपी को केसरिया रंग में रंग दिया, जिसने यूपी की जनता से जो मांगा जनता ने उसे वो दिया, जिसका ब्रांड दुनिया में अब सबसे बड़ा है, वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यूपी में शानदार जीत के बाद आज नरेंद्र मोदी दिल्ली में खुले आसमान के नीचे जन अभिनंदन के लिए पैदल चल रहे थे। अपने प्रधानमंत्री को एक आम इंसान इतने करीब से देख रहा था, ये उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। लेकिन संकल्प पत्र रखते समय मैंने कहा था कि हम मनुष्य कोई भी है, गलती कर सकता है। तो मैंने कहा था हमसे गलती हो सकती है, लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। ये मैंने दूसरा देश को वादा किया था। और तीसरा मैंने कहा था हम जो कुछ भी करेंगे प्रामाणिकता के साथ करेंगे। यूपी में शानदार जीत के बाद पीएम मोदी पहली बार लोगों के सामने थे। हर कोई उन्हें जी भर कर देख लेना चाहता था। ऐसी तस्वीरें थी कि जैसे हर कोई सियासत के इस जादूगर से यूपी जीत का मंत्र जान लेना चाहता था। जन अभिनंदन के बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पार्टी दफ्तर में पीएम के लिए मंच सजा हुआ था। मंच पर सभी बड़े नेता मौजूद थे। सबने मिलकर पीएम का शानदार स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम के सम्मान में विशेषणों की झड़ी लगा दी। भारत माता की। इसके बाद पीएम बोलने के लिए आए तो मोदी मोदी के नारे ऐसे गूंजे जैसे कभी खत्म नहीं होंगे। कभी कभी आज मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा बोझ झेलना पड़ता है। कर भी मध्यम वर्ग को ज्यादा देना पड़ता है, नियमों का पालन भी मध्यम वर्ग को ज्यादा करना पड़ता है, समाज की सब मर्यादाओं का पालन भी मध्यम वर्ग को करना पड़ता है। सारे आर्थिक बोझ भी क्वांटम के रूप से देखें तो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग का व्यक्ति वहन करता है। उस पर यह बोझ कम होना चाहिए। एक बार देश के गरीब के अंदर खुद का बोझ उठाने की ताकत आ जाएगी, इस देश के मध्यम वर्ग का बोझ पूरी तरह हट जाएगा। पीएम ने आज भी गरीबों के कल्याण की बात कही। वो देश के लिए क्या सपना देखते हैं, उसे कैसे पूरा करेंगे, आज भी उनकी जुबान पर यही था। ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। गरीब कहता है मैं अपने बलबूते पर आगे जाना चाहता हूं, आप मेरे लिए अवसर उपलब्ध करा दीजिए, मेहनत मैं करूंगा। ऐसे में विरोधी पक्ष के नेता भी यही कह रहे हैं कि उन्हें 2019 को भूल जाना चाहिए और 2024 की तैयारी शुरू करनी चाहिए। सब साथ में मिलकर ये विजय के नायक हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का बहुत भावपूर्वक यहाँ पर स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मुझे मालूम है कि अभी 2 साल बाकी है, 2 साल बाकी है। 2 साल में बाकी सारा काम भी मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त कर फिर से एक बार 2019 में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। मेरे साथ बोले भारत माता की। ये बात देश ही नहीं
दुनिया के नेता भी मानने लगे हैं कि आज के दौर में नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत सियासत में किसी की नहीं है। माता की वंदे। मोदी के लिए ये शख्सियत अगर सम्मान है तो चुनौती भी, क्योंकि मोदी को सिर्फ मोदी ही चैलेंज कर सकते हैं। वंदे 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 वंदे। और पीएम मोदी हर दूसरे दिन खुद को नया चैलेंज दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में महाजीत के इस महानायक के लिए महाजश्न मनाया गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। गोल्फ कॉर्पोरेट्स के लिए सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि नेटवर्किंग और अनविन या फिर रिलैक्स करने का जरिया भी है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला गोल्फ कनेक्ट 2017 में, जहां पहुंची हमारी संवाददाता विभा सचदेव। एक तरफ मौसम ने अपने रंग हर जगह बिखेरे हुए हैं, वहीं होली का रंग भी इस पूरे देश पर चढ़ चुका है। मैं इस समय हूँ BBC वर्ल्ड न्यूज गोल्फ कनेक्ट 2017 में, जहां गोल्फर्स पर पूरी तरह से टूर्नामेंट का रंग चढ़ चुका है। BBC गोल्फ कनेक्ट 2017 टूर्नामेंट का 13th एडिशन है। हर साल कॉर्पोरेट जगत के बड़े नाम यहाँ गेम में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। क्या लगता है आज विनर कौन होगा? यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरे प्लेइंग पार्टनर शांतनु घोष ये जीतने जा रहे हैं। माई चांसेस आर 50-50. But there should have been a prize for me, and should have been called Mr. Consistent, because consistently I'm missing pars. I don't know. The way I am playing, I think I should win. गोल्फर्स की माने तो इस गेम में एक दूसरे से ज्यादा हर बार खुद से बेहतर करने की कोशिश होती है, और टूर्नामेंट अगर अच्छा ऑर्गेनाइज्ड हो तो कहना ही क्या। Oh, it's been excellent. It's really well organised. Lovely weather. Couldn't have asked for better weather. And the company's been absolutely brilliant. Really well organised tournament. The preparation that you have done this year is probably one of the best corporate tournaments that happens in this country. It's always so nice getting like-minded people together, sharing ideas, enjoying a day of golf, talking about how to make it better. I think it was really nice. विनर्स के लिए खूब चीयरिंग हुई और साथ ही जिन्हें लकी ड्रॉ प्राइजेस मिले दे वर ऑन क्लाउड 9। ये भी जानना जरूरी है कि गोल्फ वर्ल्ड मैप पर इंडिया कहाँ है। India, with its 1.2 billion population, can do what Korea and Japan has done, then there is no holding back the Indian women and men on the professional ranks of golf. You know, I've been playing golf and corporate golf for 2 decades. I've never won anything in a lucky draw. I had a fairly rough round today. This is the luckiest thing that's happened to me, so I'm obviously surprised and happy. विभा सचदेव, जी मीडिया, दिल्ली।